विद्यार्थियों सादर नमस्कार। यूजीसी नेट की परीक्षा हिंदी के लिए आपका हार्दिक स्वागत है। और और हिंदी के लिए तमाम विषयों पर हमने वीडियो बना के डाल रखे हैं। आपको देखना है, पूरा देखना है, सुनना है और समझना है, और लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना है। मैं डॉक्टर कालूलाल कुलमे, यूजीसी नेट हिंदी की परीक्षा के लिए आपका हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। हमने बात करनी है प्रेमचंद, जो हमारे हिंदी साहित्य के वरिष्ठ अग्रज दिग्गज कथाकार थे, उनके प्रसिद्ध उपन्यास गोदान द काऊ पर हम लोग बातचीत करेंगे। और मैंने कहा ना कि बहुत सारे वीडियो हमने गोदान पर पहले बनाए हैं, जिसमें होरी, राय साहब और जो तमाम पात्र हैं उन पर हमने विस्तार से बातचीत की है। अभी हम लोग बातचीत करेंगे। गोबर लखनऊ चला जाता है और अपनी पत्नी को भी ले जाता है जब दोबारा जाता है तब। लेकिन वहां जाने के बाद किस प्रकार से उसका स्वभाव बदल सा जाता है, और क्योंकि एक तो वो घर से झगड़ा करके जाता है, दूसरा जैसे जूनिया के साथ उसका जो पहले वाला व्यवहार था जैसे पूरा तरह से बदल जाता है। जूनिया का एक बच्चा पहले ही था और फिर से वो गर्भवती हो जाती है, लेकिन ये किसी बात की चिंता नहीं करता है, ताड़ी के नशे में चूर रहता है। और जैसे होती है ना कि परिवार की तमाम जिम्मेदारियां, जैसे गोबर भूल ही चुका है सब कुछ। और ये बहुत अच्छी बात नहीं थी, न गोबर के लिए न किसी अन्य के लिए। लेकिन बस समय समय की बात है। अब जूनिया को जब बच्चा होने वाला है, लेकिन उसके पास तो जैसे कोई है ही नहीं, और वो कितनी उदास, कितनी हताश और कितनी दुखी है और कितनी परेशान है, क्योंकि उसका एक बच्चा तो जो था वो वहीं मर जाता है। उसकी पीड़ा अलग से, और गोबर की उदासीनता, गोबर की अपनी पीड़ाएं, गोबर की अपनी जिद, अपनी नासमझी के कारण उसे कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो अलग से समस्या है। अब जब वो गर्भवती हो जाती है और उसको देखने वाला कोई नहीं है, लेकिन इत्तेफाक से एक पड़ोस में एक महिला थी, वो किस प्रकार से उसका ख्याल रखती है, वहीं से हम आगे बातचीत करेंगे। शाम को उसके पेट में दर्द होने लगा, समझ गई विपत्ति की घड़ी आ पहुंची। पेट को एक हाथ से पकड़े हुए पसीने से तर उसने चूल्हा जलाया, खिचड़ी डाली और दर्द से व्याकुल होकर वहीं जमीन पर लेट रही। कोई 10 बजे रात को गोबर आया, ताड़ी की दुर्गंध उड़ाता हुआ, लटपटाती हुई जबान से उठपटांग बक रहा था। देखिए, एक तो नशा करके आ रहा है और उसे बाकी जिसे किसी चीज की परवाह ही नहीं है, वो किसी चीज की चिंता ही नहीं कर रहा है। इस कारण से भी परेशानियां और ज्यादा दुनिया के सामने आ रही है। वो ये समझने की कोशिश नहीं करता है कि बच्चे को जन्म देने वाली है। दुनिया सब कुछ समझ रही है, दुनिया सब समझ रही है, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकती है। वो जैसे कहते हैं ना कि उस चक्रव्यूह में फंस चुकी है बेचारी। मुझे किसी की परवाह नहीं है, जिसे 100 दफे गरज हो रहे नहीं चला जाए। मैं किसी की ताव नहीं सह सकता, अपने माँ बाप का ताव नहीं सहा, जिसने जन्म दिया तब दूसरों का ताव क्यों सहूं। जमादार आंखें दिखाता है, यहाँ किसी की धौंस सहने वाले नहीं है। लोगों ने पकड़ न लिया होता तो खून पी जाता खून। कल देखूंगा बच्चा को फांसी तो होगी ही, दिखा दूंगा कि मर्द कैसे मरते हैं। हंसता हुआ, अकड़ता हुआ, मूंछों पर ताव देता हुआ फांसी के तख्ते पर जाऊंगा तो सही। औरत की जात कितनी बेवफा होती है। खिचड़ी डाल दी और टांग पसार कर सो रही है। कोई खाए या न खाए, उसकी बला से आप मजे से फुलके उड़ाती है। अब देखिए कि एक तरफ तो वो जहाँ कंपनी में काम कर रहा था, वहाँ बहुत सारी समस्याएं चीनी फैक्ट्री में आ रही थी, तो वहाँ संकट खड़ा हो रहा था, क्योंकि वहाँ एक तरह का मूवमेंट चल रहा था। और इधर वो इस बात को भूल जाता है कि दुनिया गर्भवती है। उसकी पीड़ा क्या है, दर्द क्या है, बस वो अपनी ही धुन में है। उसने दुनिया को जगाया नहीं, कुछ बोला भी नहीं, चुपके से खिचड़ी थाली से निकाली और दो चार को निगल कर बरामदे में लेट रहा। पिछले पर उससे सर्दी लगी, कोठरी में कंबल लेने गया तो दुनिया के कराने की आवाज सुनी उसे। नशा उतर चुका था, पूछा कैसा है जी। दुनिया कहीं दर्द क्या है। अब रात के इस पहर में उसको पता चल रहा है कि दर्द क्या होता है, पीड़ा क्या होती है। इतनी देर तो वो भूल गया था। तो होता क्या है कि अब जूनिया को बच्चा होने वाला है, और
गोबर का नशा भी उतर चुका है। अब वो रात में क्या करे, दाई कहाँ खोजे। तो रात में कहीं घूमने निकलता है और जूनिया पर गुस्सा करता है कि इसने पहले मुझे नहीं बताया। लेकिन जूनिया बेचारी कहाँ से बताती, और आज उसके पास पैसा भी नहीं है। और एक समय था कि गोबर सूद पर पैसा चला रहा था। देखिए, समय समय की बात है, इसलिए कहते हैं ना कि इंसान को अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए और हमेशा हम्बल रहना चाहिए और हमेशा सहज रहना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए, फालतू पैसा खर्च नहीं करना चाहिए, ढोंग नहीं करना चाहिए और कहते हैं कि फालतू की चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। यह इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर वो इन सारी चीज़ों को अपने जीवन में उतार लेता है और इन सारी चीज़ों को फॉलो अप करता है तो उसके लिए कहते हैं कि बहुत सारी समस्याएं सहज रूप में हल हो जाती है। अब इस समय में कौन हेल्प करता है, उसकी वही बूढ़ी औरत हेल्प करती है। रात में बेचारी आ जाती है, वो अचानक उसकी आवाज़ सुन करके। ये वही मोटी औरत थी जिससे आज जूनिया की बातचीत हुई थी। घोड़े को दाना खिलाने उठी थी, जूनिया का कराहना सुनकर पूछने आ गई थी। गोबर ने बरामदे में जाकर कहा, पेट में दर्द है, छटपटा रही है, कहीं कोई दाई मिलेगी। वह तो मैं आज उसे देखकर ही समझ गई थी। दाई कच्ची सराय में रहती है, लपक कर बुला लाओ। कहना, जल्दी चल, अब तक मैं यही बैठी हूँ। मैं न तो कच्ची सराय नहीं देखी, किधर है। अच्छा, तुम मुझसे पंखा जलते रहो। अब देखिए बेचारी वो कहती है कि तुम यहाँ रहो, मैं बुला के लेके आती हूँ। मतलब इतना हेल्प करती है वो महिला, जिसका कि उसके साथ में कोई वास्ता नहीं है, जबकि गोबर उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है। तो गोबर की जो कहते हैं ना कि मतलब अपने आप की हिटी दिखाना और इस प्रकार का भाव प्रकट करना उसके लिए बहुत भारी पड़ जाता है बाद में। इसलिए हमारे गुरु भी बार बार यही कहते रहे हमें कि हम जितना सहज होकर चलेंगे, जितना विनम्र होकर रहेंगे, उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए, और उन सारी चीजों को फॉलो अप करना है। गोबर को बैठे 10 मिनट ही नहीं हुए कि वो लौट आती जल्दी से फटाफट। वो कहती है कि संसार में कितनी महंगाई। देखिए बेचारी उसका इतना भला जाती, इसलिए उस दाई को नहीं लेके आती, बोलती कि मैं सब कुछ मैं करूंगी और मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए। अपना खुद से जेब से पैसा खर्च करती है उसके लिए। वो जूनिया के पास जा बैठी और उसका सिर अपनी जांघ पर रखकर उसका पेट सहलाती हुई बोली, मैं तो आज तुझे देखते ही समझ गई थी। सच पूछूं तो क्या बताऊं मैं तुझे। तो इस तरह से फिर आंटी आती है और किस तरह से हेल्प करती है और सारी बातें बताती है वो। वह जूनिया के पास जा बैठी और उसका सिर अपनी जांघ पर रखकर सारा कुछ हेल्प करती बेचारी। जूनिया ने दर्द से दांत जमाकर कहा, सी कहते हुए कहा, अब न बचूंगी दीदी। हाय, मैं तो भगवान से मांगने न गई थी, एक को पाला हो पोसा, उसे तुमने छीन लिया और फिर इसका कौन काम था। मैं मर जाऊं माता तो तुम बच्चे पर दया करना, उसे पाल पोस लेना, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। बहुत दुखी है, परेशान है बेचारी। चूहिया स्नेह से उसके केस सुलझाती हुई बोली, चूहिया उसका नाम है जो हेल्प कर रही महिला। कहती है कि तुम चिंता क्यों करती हो बेटी, तुम बस थोड़ी देर में सब कुछ हो जाएगा। धीरज धर बेटी, धीरज। अभी क्षण भर में कष्ट कटा जाता है। तूने भी तो जैसे चुप्पी साध ली थी, इसमें किस बात की लाज। मुझे बता दिया होता तुम्हें तो मौलवी साहब के पास से ताबीज ला देती। वही बिरजा जी जो इस हाथे में रहते हैं। इसके बाद जूनिया को कुछ होश न रहा। 9 बजे सुबह उसे होश आया तो उसने देखा चुईया शिशु को लिए हुए बैठी हुई है और उसको अच्छा कपड़ा पहना दिया और बड़ी अच्छा बना दिया उसको। और चुईया बेचारी रोज सवेरे आती, उसका ख्याल रखती, सारा कुछ हेल्प कर देती, बच्चे का कुछ कर देती। और फिर क्या होता है कि जूनिया को दूध नहीं उतरता है स्तन में। अब ये समस्या आ गई, क्यों दूध उतरेगा, उसके शरीर में कुछ ताकत ही नहीं है तो दूध कहाँ से आएगा भला। वो इतनी कमजोर असहाय हो चुकी है, उसकी स्थिति बहुत खराब है। अच्छा खाना नहीं, न प्रेम, न स्नेह, न किसी का सहयोग। गर्भवती होने के बावजूद भी सब कुछ काम कर रही है वो घर का, उसको आराम जैसे तनिक मिलता ही नहीं है। वो क्या ही करती। अब क्या करें। फिर अच्छा होता है कि चूहिया को स्तन में दूध उतर जाता है और चूहिया का दूध पी करके ही वो बच्चा बड़ा होता है। देखिए ये शायद उस कुदरत का करिश्मा है बस। और चूहिया आती, दिन में 2 बार 3 बार बच्चे को दूध पिला दे जाती।
क्या करें? जूनिया घबराती है लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। लेकिन कुदरत ने उसको सहयोग दिया। चूहिया गिड़गिड़ाने लगी। जूनिया ने बड़े अदावत के बाद बच्चा उसकी गोद में दिया। लेकिन जूनिया और गोबर में अब भी न पड़ती थी। लेकिन इतना सब कुछ था फिर भी पति पत्नी में अभी तक कोई अच्छी दोस्ती नहीं हो पाई थी। और जूनिया किसी का एहसान नहीं लेना चाहती थी, इसलिए चूहिया, लेकिन चूहिया बड़ी संवेदनशील, बड़ी अच्छी महिला है वो। जूनिया के मन में बैठ गया था कि यह पक्का मतलबी बेदर्द आदमी है। मुझे केवल भोग की वस्तु समझता है। चाहे मैं मरूं या जीऊं, इसकी इच्छा पूरी किए जाऊं, उसे बिल्कुल गम नहीं होता। सोचता होगा मर जाएगी, है ना। ये जूनिया समझ जाती है कि बहुत मतलबी आदमी है। इसको मेरी पीड़ा से, मेरे दर्द से कोई मतलब नहीं है। बस मैं इसके साथ सेक्स करती रहूं, इसकी भूख मिटाती रहूं, यही मेरा फर्ज है बस। और कभी मेरे दर्द को समझने का प्रयास ही नहीं किया इस आदमी ने। लेकिन मुंह धो रखे बच्चों में ही ऐसी अलड़ थी कि तुम्हारे फंदे में आ गई। तब तो पैरों पर सिर रखे देता था। यहाँ आते ही न जाने क्यों जैसे इसका मिजाज ही बदल गया। जाड़ा आ गया था, पर न ओढ़त न बिछावत। रोटी दाल से जो 2-4 रुपए बचते थे उसमें ताड़ी में उड़ जाते थे। मैंने कहा ना कि ठंड का मौसम आ गया था, कुछ भी नहीं था। कुल मिलाकर के घर की माली हालत बिल्कुल खराब थी। गोबर ताड़ी में पैसा उड़ा देता था और ठंड का मौसम आ गया था। भाई कुछ चाहिए ना, जाड़ा बहुत पड़ता है उत्तर भारत में तो भाई। दोनों एक ही जगह सोते थे, लेकिन क्या बोल रहा है, लेकिन फिर भी उसमें 100 कोस का अंतर था। दोनों एक ही करवट में रात काट देते थे। यानी बच्चा हो गया फिर भी दोनों में समझे कि दोस्ती नहीं हो पाती है। बस गोबर का जी शिशु को गोद में लेकर खिलाने के लिए तरस रहा था। कभी कभी वह रात को उठकर उसका प्यारा मुखड़ा देख लिया करता, लेकिन जुनिया की ओर से उसका मन खींचता था। जुनिया ने उससे बात न करती, न उसकी कुछ सेवा करती, और दोनों के बीच में ये मालिन्य समय के साथ लोहे के मोर्चे की भांति गहरा, दृढ़ और कठोर होता जाता था। दोनों एक दूसरे की बातों का उल्टा ही अर्थ निकालते, वही जिससे आपस का देश और भड़के, और कई दिनों तक एक एक वाक्य को मन में पाले रहते और उसे अपना रक्त पिला पिला कर एक दूसरे पर झपट पड़ने के लिए तैयार करते रहते, जैसे शिकारी कुत्ते हो। मतलब ये स्थिति हो गई। किसी भी बात का दोनों, मतलब कहते हैं ना कि मिसकम्युनिकेशन कैसे होता है, और जब मिसकम्युनिकेशन किसी रिश्ते में हो जाता है तो उसको सुधारना बहुत मुश्किल हो जाता है। इन दोनों में भी कुछ ऐसा ही हो गया था। और जूनिया की पीड़ा को गोबर नहीं समझ रहा है, और गोबर को लग रहा है कि जूनिया मुझे नहीं समझ रही है। बस। और इधर जहां वो काम करता था कारखाने में, वहां कुछ न कुछ हमेशा, मैंने कहा ना, हड़ताल चल रही थी, दंगा फसाद चल रहा था। और गोबर नौजवान खून था तो गर्म था, उसको लगता है कि मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। और उसी के चक्कर में देखिए आगे उसके साथ क्या होता है, उसकी हड्डियां टूट जाती है। ऐसी कुटाई होती है उसकी तो उसका पूरा शरीर ही वो लोग तोड़ देते हैं। और उसके बाद उसके पास जैसे कोई समाधान ही नहीं रहता है। एक तरफ तो पारिवारिक अनबन, पिता माँ पिता से घर, जब घर छोड़कर आया था तो झगड़ा करके आ गया था, तो वापस जा नहीं सकता, उनसे कुछ बोल नहीं सकता है। कुछ हेल्प चाहिए तो हेल्प ले नहीं सकता है। अब क्या करे। तो इस प्रकार की दोनों की अनबन, और जिस फैक्ट्री में हमने कहा ना काम करता, वहां की कुछ हड़तालें, उससे गोबर पूरी तरह से कहते हैं अस्त व्यस्त हो जाता है। पैसा भी नहीं है, घर में प्रेम भी नहीं है, और ताड़ी पीने की उसको लत पड़ जाती है, तो और भी स्थिति खराब हो जाती है। और उसको सेक्स चाहिए, और जूनिया अभी उसको सेक्स देने की स्थिति में नहीं है, तो उससे भी बहुत सारी गलत फहमियां पैदा हो जाती है। और कैसे, मतलब एक सुखमय परिवार चल रहा था, वो किस तरह से दुखमय जीवन का आरंभ हो जाता है। और इसी में हम आगे बात करेंगे कि उस फैक्ट्री में कुछ झगड़ा हो जाता है, और विरोधी लोग आते हैं। और ये भी मिस्टर तनखा के साथ था, तो तनखा को भी कूटा गया और इनको भी कूटा गया। तो तनखा तो बड़े आदमी थे, उनको हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया गया, लेकिन इनको एडमिट भी करने वाला कोई नहीं था। तो इसलिए जब हमारी औकात नहीं होती है ना, तो औकात से ज्यादा आदमी को उस तरह से आगे नहीं बढ़ना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। गोबर के साथ कुछ ऐसा ही होता है। हम इस पर आगे बात करेंगे। मैंने कहा ना कि प्रेमचंद
की जो रचनाधर्मिता है वो समाज से, जीवन से, उन तमाम चीजों से जुड़ती है। इसलिए गोदान में शहर भी है, गांव भी है, चिंतन भी है, सामंतवाद भी है, आधुनिकता भी है, आजादी का मूवमेंट भी है, और सारी चीजें इसमें आती है। स्त्रियों की समस्याएं हैं, दलितों की समस्याएं हैं, आदिवासियों की समस्याएं हैं। समझे कि प्रेमचंद कहीं ना कहीं उन सारी चीजों को लेकर चल रहे थे, जबकि उनका समय बहुत दुख से गुजर रहा था, ये आखिरी समय। तो वीडियो पूरा देखना है, पूरा सुनना है, लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करना है, और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए और मस्त रहिए। और गणतंत्र दिवस है आज, उसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। 76वां गणतंत्र दिवस भारत का है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया। वी सेलिब्रेट every year. 1950 the constitution is applied, then India become a republic of India, so we celebrate this democracy। और हमें इस लोकतंत्र का और गणतंत्र का हमेशा उदार, हमेशा ऋणी होने की आवश्यकता है। हम जितना उसका ऋणी रहेंगे उतनी ही हमारी आवाज बुलंद होगी, उतने ही हम वेल्थी होते जाएंगे, उतना ही हमारा जीवन बदलता जाएगा, बढ़ता जाएगा। समझ के बाद, इसलिए उन चीजों को समझने की आवश्यकता है। आजादी प्राप्त करना इतना आसान नहीं होता है। आज हमें मिल गई है तो शायद हम इसकी कीमत नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, सुभाष चंद्र बोस को, गांधी, नेहरू, उस जमाने के तमाम देश के लिए अपना कंट्रीब्यूशन करने वाले लोगों की जिंदगियों में झांक कर हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इस आजादी को प्राप्त करने के लिए कितने लोगों ने अपनी बलिदान दिया, अपना संघर्ष किया। तो जय हिंद और राम राम, नमस्कार और जय भारत। अपना ख्याल रखिए और मस्त रहिए और पढ़ते रहिए और लिखते रहिए। और जिस किताब के लेखक की बात कर रहे हैं वो लोग तो आजादी का समय देख भी नहीं पाए, तो फिर हम लोग कितने लकी हैं।